गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, अब तक हमने अनुशासन की भूमिका, अनुशासन की परिभाषा, अनुशासन का महत्व और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले सहशैक्षिक जो क्रियाएं हैं उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। सहशैक्षिक जो प्रकार थे, जो इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी, हमने उसमें मेले, उत्सव, जयंतियाँ, उनके बारे में भी आपको बताया था। उसके बाद उसमें नैतिक शिक्षा भी आती है, बालक को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, बालक शिष्टाचार किस प्रकार से सीखेगा अपने बड़ों से, विद्यालय से, ये सारी चीज़ों का हम विवरण आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने आपको उसी क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें बताएंगे व्यायाम के प्रकार। क्या बताएंगे? व्यायाम के प्रकार। तो व्यायाम के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं, जिससे हमारे रोग, जो हमारे अंदर जो बहुत सारे जो रोग पड़े हैं, खा के हम क्या हो गए, एकदम स्थूल हो गए, चर्बी हमारे ऊपर चढ़ गई, उसको हम सही तरीके से, अर्थात उसको हम सही अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन पाने के लिए हम किसका अनुसरण करते हैं या किसको हम अपने दिनचर्या में लाते हैं? व्यायाम को। तो व्यायाम के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित आधारित व्यायाम। कौन सा होता है? नियम आधारित व्यायाम। ये नियम आधारित व्यायाम क्या होता है? जो नियम पूर्वक चले या नियमबद्ध अपन जो काम करे वो क्या होता है? नियमित व्यायाम। ये नियमित व्यायाम भी 2 प्रकार का होता है। ये नियमित व्यायाम भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है औपचारिक व्यायाम। कौन सा होता है? औपचारिक व्यायाम। औपचारिक व्यायाम पहला कौन सा होता है? औपचारिक व्यायाम। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम एक बेहतर उपाय है। हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखता है वो कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? व्यायाम। अपने आप को सही, स्वस्थ, निरोगी रखेंगे तो किसके माध्यम से? व्यायाम के माध्यम से। और औपचारिक, ये औपचारिक होता है, ये नियमबद्ध होता है। ये क्या होता है? नियमबद्ध। औपचारिक जो व्यायाम होता है वो क्या होता है? नियमबद्ध व्यायाम होता है। अर्थात इस प्रकार के व्यायाम में कुछ नियम निश्चित होते हैं जिनके आधार पर इन्हें किया जाता है। इनके कुछ निश्चित क्या होते हैं? नियम होते हैं जिनके आधार पर किया जाता है। जैसे शिक्षक है, पीटीआई आपको पीटी कराता है तो ऐसे 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 थोड़ी करोगे आप, एक साथ ही तो करवाएंगे। वो 1 2 3 4 5, तो ऐसे इसके भी नियम है। पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। तो ये नियमबद्ध क्या है? व्यायाम। कौन सा? औपचारिक। शिक्षक जो संकेत दे, बालकों को जो संकेत के माध्यम से व्यायाम कराएं, उसी के अनुसार उसको ही क्या कहते हैं हम? औपचारिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? औपचारिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। इस व्यायाम के अनेक तरीका से, इस व्यायाम के अनेक तरह से होते हैं। ये व्यायाम अनेक तरह से होते हैं। जैसे औपचारिक व्यायाम से शरीर सुसंगठित, स्फूर्ति में, गतिशील, चुस्त, फुर्तीला, ये सारी एक्टिव आ जाती है। क्या हो जाता है? स्फूर्ति में, चुस्त, गतिशील, एकदम जो बिल्कुल ऐसे शिथिल पड़ा था, धीरे धीरे काम करता था, रोज 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 व्यायाम अपने अंतर्गत लाता। शुरू में व्यायाम करोगे, थकान होगी, आपको थकावट महसूस होगी और आपको क्या होगी? एकदम शांत हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी जो मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी? बिल्कुल खुल जाएंगी आपकी, और आपका शरीर कैसे हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा, स्फूर्ति होगी, चुस्त होगा, और आप कार्य करने के लिए क्या हो जाओगे? एक्टिव हो जाओगे। किसमें? व्यायाम में। ये नियमितता की ओर कहता है, जो नियमबद्ध तरीके से करो। कौन सा व्यायाम? औपचारिक व्यायाम। अर्थात इसमें शिक्षक की बड़ी भूमिका है। व्यायाम के अंतर्गत कसरत की जरूरत है, कसरत भी कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? औपचारिक व्यायाम के अंतर्गत। अब इसमें आता है दूसरा, अनौपचारिक व्यायाम।
अनौपचारिक व्यायाम। अब अनौपचारिक व्यायाम क्या है? अनौपचारिक व्यायाम के अंतर्गत वो आता है बच्चों, इसमें कोई नियम की बाध्यता नहीं है कि आप इसी तरह से व्यायाम कीजिए। जैसे शीर्षासन है, कमलासन है, अनुलोम विलोम है, वो तो नियम के अनुसार ही करने, शुद्ध साफ स्थान पर करने। टाइमिंग भी होता है, भरे पेट आपको नहीं करना है, खाली पेट आपको करना है। सुबह का 4 बजे आपको शुद्ध एकांत स्थान पर करना है। वो तो बहुत सारे नियम के अनुरूप आ जाते हैं। और इसमें कोई नियम नहीं होता है, ये अनियमित है। इसमें दौड़ना, अंग संचालन करना, आप कहते हो ऐसे हाथ करो, ऐसे नहीं ऐसे करता, ऐसे नहीं ऐसे करता, ये नियम के विरुद्ध है, नियम के अनुसार नहीं चलता है, ये नियम के विपरीत चलता है। कौन सा? अनौपचारिक व्यायाम। स्वतंत्र अंग संचालन क्रियाओं के अंतर्गत बालक को स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात बिना नियम के सहज क्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे मैंने बताया ना, बिना नियम, चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, खाना पीना, कोई नियम नहीं है। खूब खाते रहो तो खाते ही रहो, ऐसे नहीं है इसमें कि भाई आपको 2 चपाती खानी है तो जैसे आप व्यायाम करके आए हो तो आपको आध घंटा पहले क्या रिलैक्स करना, उसके बाद अगर फ्रूट है घर में, दूध है घर में, या किसी के घर में कुछ भी नहीं है तो 1 गिलास आप जल जरूर पियो। वो नियम के अंतर्गत आता है कि आप व्यायाम करके आए हो तो पहले आप रिलैक्स कीजिए आध घंटा, उसके बाद आपको दूध, फ्रूट, टमाटर, जो भी सलाद, जो भी कुछ भी है वो ले सकते हो, पर एक उचित मात्रा में, न कि अनुचित। ये बिल्कुल उसके क्या है? विपरीत। कौन सा? अनौपचारिक व्यायाम। इसमें बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अर्थात अपने अनुसार ही वो क्या करेगा? क्रियाकलाप करेगा। कौन से व्यायाम में? अनौपचारिक व्यायाम में। इसके बाद आता है शारीरिक दृष्टिकोण से व्यायाम। अभी अपन ने कौन से व्यायाम पढ़ रहे थे? नियम आधारित व्यायाम। नियम आधारित व्यायाम कितने प्रकार के? 2। कौन कौन सा? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में नियमबद्धता होती है कि आप जो आपका जो ट्रेनिंग है या शिक्षक है या जो भी जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो व्यायाम, उसके अनुसार ही आपको व्यायाम करना पड़ेगा। और अनौपचारिक व्यायाम के अंतर्गत ये आता है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जैसे बालक की इच्छा होती है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। किसमें? अनौपचारिक व्यायाम से। वो कौन सा व्यायाम था? नियम के आधारित पर हमने 2 प्रकार बताए। अब हम बताएंगे आपको शारीरिक दृष्टिकोण से। शारीरिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं व्यायाम? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी, इसको भी कितने प्रकार के बताएं? 2 प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं। इसमें भी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बताएं। व्यक्तिगत व्यायाम। व्यक्तिगत व्यायाम के अंतर्गत इसमें व्यक्ति की विशेष प्रकार की जो अंगिक क्रियाएं, विशेष प्रकार की जो अंग आधारित जो क्रियाएं, उनको इसमें बताया गया है। किसमें? व्यक्तिगत, किसमें? व्यायाम में। व्यक्तिगत व्यायाम में अंगिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें जैसे पीटी, जिम्नास्टिक, पीटी करते हैं ना अपन, दौड़ करते हैं, तैराकी और रस्सी दौड़, जो रस्सा दौड़ करते हैं ना, रस्सी कूद करते हैं आप, उसको कहते हो, वो वाली भी करते हैं। इसमें कबड्डी, नाप प्रतियोगिता आपने देखी हो, वो वाली चीज भी इसी में करते हैं। कौन से में? व्यक्तिगत। मतलब एक व्यक्ति विशेष से होती है, ये सामूहिक रूप में नहीं होती है। मतलब जो मैं करूंगी तो मैं व्यक्ति विशेष की व्यायाम के रूप में आ जाऊंगी, अपन सब समूह में करेंगे तो वो सामूहिक व्यायाम के रूप में आ जाएंगे। जैसे आपने 4 बजे टीवी पे देखा होगा, बाबा रामदेव कहीं जाते हैं तो सब पूरे समूह के रूप में आगे वो पथ प्रदर्शक के रूप में करते हैं, पीछे से सारे वो क्या करते हैं? समूह के अनुसार, वो सामूहिक व्यायाम में आ जाता है। और ये कौन सा आता है? एकल में? व्यक्तिगत
व्यायाम। जैसे स्कूलों में आप पढ़े थे तो स्कूलों में लेजम और डंबल्स की पीटी होती थी ना, वो पीटी भी तो इसमें आती है। वो भी शारीरिक अपन के अंग संचालन से ही संबंधित है। वो शारीरिक सारी क्रियाएं होंगी उसमें जो शरीर से संबंधित है। जल्दी जल्दी आप कुएं से पानी खींचो, वो भी शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत आ जाता है। सारी जो शरीर से जो चलने वाली क्रियाएं वो शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। इसमें जैसे अंग संचालन दृष्टिकोण से भी व्यायाम, साधारण व्यायाम और विशेष व्यायाम। अब साधारण व्यायाम में तो शरीर को क्या हो जाता है, हिलना डुलना साधारण तरीका से हो जाता है। विशेष व्यायाम में इसमें शरीर में जैसे हो आपने एथलेटिक्स देखें, दौड़ लगाते हैं एकदम, तो शरीर पे एकदम विशेष में क्या विशिष्ट शक्ति लगानी पड़ती है उनको दौड़ने में, तो विशेष व्यायाम के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सारी चीज किसके अंतर्गत होती हैं? ये सारी चीजें व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद योगा अभ्यास के लाभ या महत्व, व्यक्तिगत सामूहिक। शारीरिक दृष्टि से जो एकल आप करते हो वो तो कौन से हो जाती है, व्यक्तिगत। समूह में करते हो सामूहिक। विशेष, एक विशेष शक्ति का आपको प्रदर्शन करना पड़ता है। जैसे दौड़ लगानी है तो दौड़ में आपको अपनी शक्ति तो विशिष्ट शक्ति का तो प्रदर्शन करना है वहाँ पर अंग संचालन के रूप में। तो ये सारे आपको व्यायाम के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे व्यायाम के लाभ या महत्व। व्यायाम के क्या लाभ और क्या महत्व होते हैं। व्यायाम के लाभ में आता है योगा अभ्यास से शरीर क्या हो जाता है, सुडौल, सुंदर, शक्तिशाली और स्वस्थ। ये योग अभ्यास करते हैं ना, हम योग करते हैं, योग धन योगासन, योग धन आसन, एकाग्रता, मेडिटेशन कहते हैं ना। आप कब मनाते हैं? 21 जून 2015 से हमारे देश में क्या हुआ था, योग दिवस मनाते हैं हम। योग धन आसन अपने माइंड को एकाग्रचित कर कर, अपनी इंद्रियों को स्थूल करके एकदम सूक्ष्म उसमें अपने आप में ही क्या कर लेना, मेडिटेशन, एकाग्रता करना। इधर उधर चंचल जो हमारा ये इंद्रियां होती है ना, इधर उधर भटकती हैं, उनको क्या करना, एकाग्रचित करना। तो योगासन के क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, व्यायाम के बारे में आपको बताया। तो योगासन के क्या लाभ हैं, क्या महत्व है। एकाग्रता प्राप्त होती है योगासन से, शरीर की नस नाड़ियों में खिंचाव डालते हैं और ये भी हमारे शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं कार्यशील बनाते हैं। फेफड़ों को इसमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। एकदम आप श्वास में लिए एकदम श्वास खींचोगे, अंदर जाओगे, योग करोगे तो क्या हो जाती है, उससे शक्ति मिलती है, ताकत बढ़ती है अपनी। तो अब हम करेंगे योग के लाभ या महत्व। योग के लाभ कह लो या फिर महत्व कह लो, लाभ या महत्व। पहला इसमें आता है योगा अभ्यास से शरीर सुडौल, सुंदर, शक्तिशाली और स्वस्थ होता है। योगा अभ्यास से शरीर सुंदर, सुडौल और स्वस्थवर्धक होता है, और स्वस्थवर्धक होता है। किससे? योग अभ्यास से। रोज योग आपको करना है तो रोज करिए। सुबह जग के एकांत स्थान पर जहाँ वायु का अच्छा वातावरण हो, हल्ला नहीं हो, सुबह सुबह के ऐसी जगह पे नहीं करना है कि बगल में ही मेरे जो में आप वहाँ जाके योग करने लग जाओ तो वहाँ योग आपका नहीं होगा। इससे शरीर में क्या होगा, सुंदर होगा, सुडौल होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट है, लाभ है इसका, इससे बीमारियों की रोकथाम होती है और आयु में वृद्धि होती है। बीमारियों की
रोकथाम, सुबह सुबह जो कहते हैं ना ज़्यादातर क्या होते हैं, बीमारियों की रोकथाम में योगाभ्यास किया जाता है। रोकथाम, बीमारियों की रोकथाम में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। जो छोटे छोटे बच्चे या बड़े भी ले लो, छोटे आज पहले तो बड़ों को होती थी ये बीमारी, अब बच्चों को होने लगी है क्या, डिप्रेशन की। अब जो 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे सारे घर में रहते हैं, वो क्या हो गए, डिप्रेशन के आधे से ज़्यादा बच्चे क्या हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। घर में बैठे बैठे कहाँ तक मोबाइलों से पढ़ाई करें, कब तक घर में टीवी देखें, बच्चे क्या हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, चिड़चिड़ हो गए। तो उन बच्चों के लिए बीमारियों के रोकथाम में आयु में वृद्धि करता है कौन, योग। आयु में वृद्धि कौन करता है, योग के माध्यम से हम आयु में और बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। तो बच्चों को आप क्या करोगे, योगाभ्यास कराओगे, सुबह सुबह दौड़ना, घूमना, अनुलोम विलोम, कपालभाति और बहुत सारी व्यायाम के वो हैं प्रकार, अंग से बहुत सारे पद्मासन, शीर्षासन, बहुत सारे आसन हैं, उन आसनों को भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, बीमारी तो खत्म होगी, आयु में भी वृद्धि होगी, और जो आप डिप्रेशन में आज के जो वर्तमान के बालक जा रहे हैं उनसे भी आपको क्या मिलेगी, मुक्ति। किससे, योगा अभ्यास से। उसके बाद एक और दूसरा लाभ है, इससे बवासीर नामक रोग की रोकथाम होती है, बीमारी होती है बवासीर, इसकी भी रोकथाम होती है। बवासीर जो बीमारी है उसकी भी रोकथाम होती है। ऐसे पेट के अवयव और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। किससे, योगा अभ्यास से। पेट के अवयव, पेट के अवयव और मांसपेशी मजबूत होती हैं। क्या होती हैं, मजबूत। पेट के अवयव और मांसपेशी क्या होती हैं, मजबूत होती है। किससे, योगा अभ्यास से। बहुत खाते हैं हम, बहुत सबने खाया लॉकडाउन में बैठ के, किसी ने आसन नहीं किया, योग भी नहीं किया, इतने स्थूल हो गए खा खा के, अब उसमें बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई। तो आसन तो करना पड़ेगा ही, व्यायाम करने पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा अपने। तो ये अगर योग करोगे तो आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल स्लिम। ना आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी पड़ेगी, ना डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी, मोटे हो गए साथ पतले होने की डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, नहीं। योग करिए, अपने आप स्वयं स्लिम हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगी, पेट के अवयव और मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत। कौन, योग। इसके बाद इसमें आती है, इससे मन की एकाग्रता बनाने में भी चंचल है। मन की एकाग्रता बनाने में सहायक है। कौन, योग। मन की एकाग्रता बनाने में सहायक है। आप पढ़ते हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा से या घर के जो सदस्य हैं उनसे डरते हो, उनके सामने किताब लेके बैठ जाते हो, हाँ पढ़ रहे हैं, मन का जा रहा है, शरीर है आपका यहाँ पर, मन तो कहीं बाहर घूम रहा है। अरे वो दोस्त वहाँ घूम रहे होंगे, वो पार्टी कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, अरे वो वाली मूवी आई है तुमने नहीं देखी क्या, आज तुम मान ही गए क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो ये जो मन है ना हमारा, कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। तो ये मन है ना, मन, इस मन की एकाग्रता को या मन के एकाग्र करता है कौन, योग के माध्यम से। आप मन के मेडिटेशन कहते हैं ना, एकाग्र हो जाता है, चंचल नहीं रहता है, स्थिर हो जाता है। पढ़ाई में आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है कौन, योग। योग आपको पढ़ाई करने में बहुत ही सहायक है। इसके बाद भी इसमें बहुत सारी जैसी बीमारियां हैं, दिल का दौरा, मधुमेह, अस्थमा, गठिया, कमर का दर्द, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनमें भी योग क्या है, सहायक है। मधुमेह रोग, मधुमेह, ये मधुमेह रोग, ज़्यादा मीठा
मीठा खाने से नहीं होता है। कहते हैं डॉक्टर कि मधुमेह हो गया, आपको डायबिटीज हो गई, मीठा खाने से नहीं होता है, टेंशन से होता है। कहते हैं डॉक्टर योग किया करो, कमर का दर्द, गठिया बाय आ गई थोड़े दिन में, आजकल तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और पैरों में दर्द चालू हो गए, स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनकी नियमित दिनचर्या नहीं है, नियमित खान पान नहीं है, नियमित सोना जागना उठना सब अनियमित है। इसलिए वो सारे क्या हो गए, उनकी दिनचर्या बिल्कुल चेंज हो गई, तो वो बीमारी का शिकार हो गए और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मधुमेह का रोग, गठिया रोग, कमर में दर्द, उदर रोग, दिल का दौरा। उनके लिए ये सारी चीजें क्या हैं, योग करना। इन सब लाभों का एक ही महत्व है, आप क्या कीजिए, योग कीजिए। इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा की कमी भी होती है और मोटापा दूर होता है। किसके करने से, मधुमेह बता देते हैं ना, तो योग को करने से उसकी जो हमारे अंदर जो शर्करा की मात्रा होती है ना, उसकी कमी होती है और रक्त को परिसंचरण करता है। कौन, योग के द्वारा हमारी पसलियों में श्वास प्रश्वास, इसका भी बहुत अच्छा लाभ है योग के माध्यम से। उसके बाद जो हमारा उदर है, पेट का जो भाग है ऊपर की तरफ हो जाता है, तो हम कहते हैं ना मोटे हो गए, तो योग के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, इनके अवयवों को मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजें हमें बहुत लाभ प्रदान करती है। तो हमने क्या पढ़ा, योग के प्रकार और योग के लाभ एवं महत्व। तो आप सबको जैसे व्यवहार, ये तो हो गए औपचारिक रूप से शिक्षा, जो हमारी स्कूली जो शिक्षा है, जो हमारा पाठ्यक्रम है अनुशासन में कि इकाई में पाठ्यक्रम का योगदान अनुशासन के भाग में, उसके अंतर्गत क्या आता है, योग आता है। योग के बारे में बताइए, पर आप इसके अनुसार भी अनुसरण कर सकते हैं। और व्यवहारिक रूप में आप हमेशा सुबह 4 बजे जगिए और योग का जो आपको जो बताई गई है, योग के बारे में जो कहा गया है, उस योग के अपने जीवन में अमल कीजिए। और योग को करके आप पहले, दूसरे, तीसरे दिन धीरे धीरे आप स्वयं को महसूस होने लग जाएगा कि इसको करने से मेरे जीवन में क्या लाभ हो गया है और मुझे कितना अच्छा, आपको खुद को अच्छा फील होगा। समय से जगिए और समय से ही सोइए। लास्ट टाइम आप 10 बजे सुबह आप योग करके आए, आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद जो बताए वो जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो खाएं। उसके बाद जैसे खाना नहीं एक साथ खा लिया और बैठ गए ना, धीरे धीरे काम करते भी रहना चाहिए। एकाग्रता आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, इधर उधर आपका मन नहीं भटकेगा साथियों की तरफ, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। रात में आप देर देर रात तक टीवी को देखते हो, मोबाइल को देखते हो, वो भी छोड़ दो और सारी चीज़ें क्या ध्यान कर लो, अपने भविष्य बनाने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, योग को हमारे पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया है, इसको बच्चों की अनियम जो दिनचर्या हो गई है, बच्चे रोज 8-8, 9-9 बजे तो क्या करते हैं, जगते हैं। तो जागना और सोना, रात में 12-1 बजे वो सोते हैं और सुबह जगते 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो ये कोई अनियमित दिनचर्या, तो उसके अनुसार बालक क्या होगा, बीमार हो जाएगा और उसकी सारी जो दिनचर्या, सारी जो मेहनत वो करता है, उधर का भी नहीं रहा और इधर का भी नहीं रहा और बालक क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त, डिप्रेशन का शिकार। फिर डॉक्टर के पास जाइए, फिर दवाई लीजिए, इतनी मोटी मोटी रकम पैसों की दीजिए। इससे अच्छी बात तो ये ना कि हम स्वयं अपने जीवन में अमल करते हुए योग का पालन करें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो सुबह सुबह जग के और योग करते हैं। उसी प्रकार से हमें योग का पालन करते रहना चाहिए और आपको भी अपने क्या दैनिक दिनचर्या में योग के महत्व को, योग के लाभ को समझना चाहिए। इसके बाद हम योग के जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें योग को किस प्रकार से अपने जीवन में अमल करें और कैसे हम उसको प्रयोग में लाएं, उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।